तो आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें अपन जो डिस्कस करेंगे या फिर पढ़ेंगे वो मेनली है नर्वस सिस्टम के बारे में और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले तो जो चैप्टर है वो क्या बोलता है, न्यूरल। न्यूरल का मतलब क्या होता है कि ये किससे रिलेटेड होगा, न्यूरॉन से रिलेटेड होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो न्यूरॉन्स है वो किसी चीज को क्या करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे और उनके बीच में क्या भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। तो हमारी जो बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको सरवाइव करने के लिए क्या जरूरी है, बॉडी की हमें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है कि हमारी बॉडी की जो सिंगल सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल्स होती है वो सरवाइव करे। क्योंकि वो सरवाइव करेगी तो टिश्यू सरवाइव करेंगे, टिश्यू सरवाइव करेंगे तो ऑर्गन सरवाइव करेंगे, ऑर्गन सरवाइव करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम सरवाइव करेगा और ऑर्गन सिस्टम सरवाइव करेगा तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा। और हम सब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। तो हमें जिंदा रहने के लिए उसे एक सिंगल सेल को क्या करवाना पड़ेगा, जिंदा रखना पड़ेगा। और उसको जिंदा रखने के लिए उनके बीच में या फिर जो ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। किस चीज का, उनके फंक्शन का। तो फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ये क्या होने चाहिए, मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। अब इनका कोऑर्डिनेशन होने से हमें क्या फायदा है या फिर बॉडी को क्या फायदा है। अगर इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा तो आपने एक टर्म सुनी होगी, होम्योस्टेसिस। तो बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर वो मेंटेन नहीं रहेगा, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, होमियो मतलब इक्वल या फिर सेम, स्टेसिस का मतलब स्टेजेज या फिर कंडीशन। तो जैसे कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस आएगा तो वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो हमारी जो भी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है, जो भी बायोलॉजी की जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होती हैं, वो एक ऑप्टिमम पीएच पर होती है, वो एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट पर होती है। तो इसी को क्या बोल दिया जाता है, जब किसी भी बॉडी का जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसे रहता है, फिक्स रहता है, उसी को क्या बोल दिया जाता है, होम्योस्टेसिस। और इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। एक तो जो ये ऑर्गन्स होते हैं इनके बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन इन द सेंस कि लाइक ऐसा होना चाहिए कि एक ऑर्गन अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करवा रहा है तो दूसरा कोई भी ऑर्गन उस फंक्शन को नहीं करवाएगा, क्योंकि दूसरे ऑर्गन का क्या हो जाएगा, दूसरा स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है। और दूसरा ये होना चाहिए, एक तो क्या हो गया, इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गन होना चाहिए। और दूसरा क्या, किस तरह से अपन इसको अचीव कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मतलब समझ में आता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सपोर्ट करना, कि एक ऑर्गन अगर कोई एक काम कर रहा है तो ठीक है तुम इस काम को करिए, हम कोई दूसरा काम कर लेते हैं। वैसे दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक तो इंटरेक्शन होना चाहिए, पता लगे कि दोनों के दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, कोई सेंस है उसका नहीं है। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के फंक्शन को क्या करने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। तभी जाकर के अपन किस चीज को मेंटेन कर पाएंगे या फिर किस चीज को अचीव कर पाएंगे, होम्योस्टेसिस को। और इसकी वजह से क्या हो पाएगा, फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट फंक्शन में काम करेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा जो न्यूरल सिस्टम है या फिर पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से काम कर पाएगा। कुछ समझे क्या। तो जो एनसीईआरटी है जब अपन पढ़ते हैं तो इनकी कुछ जो चंद लाइन दी हुई है फर्स्ट पैराग्राफ की वो यही बताती है जो मैंने आपको अभी बता दी है। अब मैं इसको लिख के भी बता देता हूँ कि वो कहना क्या चाहती है। फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। कैसे होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए। और वो क्यों होने चाहिए, टू मेंटेन, बातें नहीं करनी है, होम्योस्टेसिस।
ठीक है। और इस होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है या फिर कैसे अचीव किया जा सकता है? फर्स्ट तो क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स complement the function of each other। देखिए इधर सभी लोग, हाँ चैप्टर की हेडिंग लिख लो, है ना, कहीं मैं लेके ना चला जाऊं। अरे आगे का नहीं लिखना है, चैप्टर लिख लो बस, पता रहे कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। जो फंक्शन है किसके, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के, वो कैसे होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए, जिससे कि क्या मेंटेन हो पाए, होम्योस्टेसिस। इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, किसको, होम्योस्टेसिस को, कि एक तो क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए किसके बीच में, ऑर्गन्स के बीच में, और वो एक दूसरे के फंक्शन को भी क्या करने चाहिए, सपोर्ट करने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, तभी जाकर के इसको अपन मेंटेन कर सकते हैं। और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन किस किस पैटर्न में काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। ठीक है, इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अपन ने कोई भी एक फिजिकल एक्सरसाइज करी, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कौन सी वाली है जिसमें क्या इन्वॉल्व है, मसल्स, तो वो कौन सी एक्सरसाइज हो जाएगी, मस्कुलर एक्सरसाइज। ठीक है, अब जब अपन कोई भी मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो बताओ उसमें एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, तो एनर्जी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। किस ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी डिमांड ज्यादा हो जाती है। अब सेल को जो एनर्जी है उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, सेल के पास में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाने के लिए सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एसी का रिमोट किसके पास में, वही दे दो, ऐसे बैग में नहीं रखते हैं ना, गंदी बात। ना फीस दिए, रिमोट के लिए नहीं दिए तुमने। हाँ तो देखो इधर आओ वापस से, जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसमें अपन ने कौन सा एग्जांपल ले लिया है, मस्कुलर एक्सरसाइज। कोई भी नोट नहीं करेगा, रंगोली कहाँ पे बनानी है, घर पे, इधर नहीं। इसके लिए क्या हो जाती है, एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, एनर्जी डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब इस ऑक्सीजन की सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई करने एक फंक्शन है या नहीं है, अरे यस और नो, ठीक है, तो इस काम को करने के लिए, इस फंक्शन को करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन तो इन्वॉल्व रहे होंगे ना इसमें। ठीक है, तो अगर अपन मान के चलते हैं, या अपन नॉर्मली इसको ऐसे भी हो सकते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे देखो क्या क्या होगा, क्या आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, क्या ये बढ़ जाएगी, क्या आपकी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी, क्या, अरे होगी क्या, ठीक है, क्या आपका ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा, क्या होगा। तो हार्ट बीट को बढ़ाने में कौन से वाले ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, देखो इन चीजों को करवाने में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा, लंग्स, कौन सा हो सकता है, लंग्स, और किडनी भी इन्वॉल्व हो सकती है, ईटीसी। अब मान के चलिए अगर हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया, या फिर उसने मना कर दिया कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, किसको, इन बाकी के ऑर्गन्स को, तो क्या ये जो होम्योस्टेटिस है, मतलब कौन सा, कि जो भी अपन जब मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, ज्यादा चाहिए, क्या वो मेंटेन हो पाएगा, नहीं पाएगा। अगर अपन मान के चलते हैं कि लंग्स ने मना कर दिया, किसके लिए, रेस्पिरेटरी रेट के लिए, तो बताओ वो काम हो पाएगा क्या,
वो काम नहीं हुआ तो एनर्जी कंप्लीट हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। मस्कुलर एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाएगी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाएगी क्या? नहीं। सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल सर्वाइव करेगी क्या? नहीं करेगी। सेल सर्वाइव नहीं कर रही है तो टिश्यू सर्वाइव नहीं करेंगे, टिश्यू सर्वाइव नहीं करेंगे तो ऑर्गन सर्वाइव नहीं करेंगे, ऑर्गन सर्वाइव नहीं करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा, ऑर्गन सिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा तो तुम्हारी फाइल क्लोज हो जाएगी। तो अपनी फाइल को ओपन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी फाइल के जो सिंगल पेज होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है बायोलॉजी में? सेल्स बोला जाता है। उनको क्या करवाना पड़ेगा? सर्वाइव करवाना पड़ेगा। और वो कैसे हो पाएगा? वो ऐसे हो पाएगा। तो देखो, अभी इससे पहले मैंने क्या लिखा था? फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट मैनर में काम करने चाहिए, जिससे कि क्या मेंटेन हो पाए? होम्योस्टेसिस। और इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? इंटरेक्शन बिटवीन दी ऑर्गन्स एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ द ईच अदर। तो देखो, अगर इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो पता लग रहा है कि ये अपना काम कर ही नहीं रहा है और ये अपना काम चालू कर दिया है। लेकिन जब तक ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी क्या? अरे, ऑक्सीजन को लेके जाने का काम किसका है? ब्लड का होता है। तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ब्लड का जो फ्लो है वो भी तो ज्यादा होना चाहिए ना। ठीक है। उसी के साथ में जो हार्ट रेट है वो भी तो ज्यादा होनी चाहिए। हार्ट रेट ज्यादा होने का सेंस यहाँ पे क्या है कि आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो भी तो ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी तो ज्यादा होना चाहिए। अगर ये काम नहीं किया, कोई दिक्कत होगी क्या? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी बताया ना, क्लोज हो सकती है आपकी फाइल। ठीक है। तो इन सब के जो फंक्शन है, ये कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेट मैनर में करते हैं। फंक्शन इन कोऑर्डिनेट मैनर। ये बात समझ में आएगी आपको? अब देखो, ये जो लास्ट के जो दो चैप्टर होते हैं, जिसको अपन नॉर्मली क्या बोल देते हैं? एक तो न्यूरल सिस्टम और एक बोल देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एक तो कौन सा? न्यूरल सिस्टम, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अगर मैं बात करता हूँ कि ये दोनों सिस्टम की हमें जरूरत क्यों है, जब सारे काम ये नर्वस सिस्टम करवा सकता है, तो उस अगले वाले चैप्टर को पढ़ने की क्या जरूरत है? या फिर बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम का रोल क्या है? कोई काम फास्ट करवाना होता है, कोई स्लो करवाना होता है। तो वो ये नहीं करवा सकता कि नर्वस सिस्टम? एक तो कौन सा होता है? न्यूरल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? न्यूरल सिस्टम। और इससे अगला वाला है, उसका नाम तो क्या है? केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन है, लेकिन आप इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखो, न्यूरल सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, अच्छा, मैंने जो फर्स्ट लाइन लिखी थी वो आप बता सकते हो क्या? फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मस्ट बी इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन वाला जो एग्जांपल है वो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि हार्ट, लंग्स और किडनी ये क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं। और ये कैसे फंक्शन में काम कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट मैनर में। अब मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा हूँ वो किसका है? ऑर्गन सिस्टम का है। किसका है? ऑर्गन सिस्टम। क्या न्यूरल सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है? अरे हाँ, है ना। ठीक है। क्या एंडोक्राइन सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है? ठीक है। तो इनका ये जो फंक्शन करते हैं, ये भी एक दूसरे के साथ में कैसे रहते हैं? इंटीग्रेटेड होते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूं इनको सिंक्रोनाइज मैनर में। एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट रहते हैं या फिर एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज मैनर में क्या करते हैं? काम करते हैं। कैसे काम करेंगे? देखो, जो न्यूरल सिस्टम होता है उसमें जो भी सिग्नल आते हैं वो किसके फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। किसके फॉर्म में जाते हैं? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें जो सिग्नल आते हैं वो किसकी फॉर्म में जाएंगे? हॉर्मोन्स की। ठीक है। ये जो नर्व इम्पल्स होती है ये कहां पे पहुंचेगी? किसी टारगेट ऑर्गन के पास में। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये भी कहां पे पहुंचेंगे? किसी टारगेट ऑर्गन्स के पास। ठीक है। फिर कुछ और भी डिफरेंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये जो न्यूरल सिस्टम होता है ये किस तरह का कंडक्शन करवाता है? फास्ट कंडक्शन करवाता है। किस तरह का होता है इसका कंडक्शन? फास्ट होता है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो स्लोली स्लोली करवाता है। ये जो न्यूरल सिस्टम होता है
वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। कभी आपको कांटा लगा है? लगा होगा ना। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। जैसे कि अपन मान लेते हैं किसी को क्या लगा, कांटा लगा, किसी को क्या, मेरे को लगवा लेता हूँ मैं, है ना, इतना तो कर ही सकता हूँ, दिख रहा हूँ मैं सबको कांटा लगते हुए। मेरे राइट वाले पैर में क्या लगा है, कांटा लगा है। अरे आज ही ले आओ, आज ही मेरे को लग गया है ना। हंसते हुए चेहरे का मतलब ये नहीं कांटा नहीं लगा है ना। देखो कांटा लगा मेरे को राइट वाले में, तो बताओ मैं कौन से वाले पैर से उस कांटे को हटाऊंगा? पहली बात तो पैर से हटाऊंगा नहीं, हाथ से हटाऊंगा। ठीक है, तो राइट वाले से निकालूंगा उसको कि लेफ्ट वाले से? अपने साथ में ऐसा होता है, जैसे कि आपने रिफ्लेक्स का नाम सुना होगा, है ना, जैसे कि आप लोग खाना वगैरह बनाते होंगे, कभी मौका पड़ा हो तो, है ना। तो जब अपन खाना बनाते हैं और अपना अचानक से या फिर गलती से गरम तवे पे हाथ लग जाता है, तो क्या ऐसे एंजॉय करते हो उसको कि फीलिंग गुड? हटा लेते हो, हटा लेते हो ना। वो कैसे हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? क्या वो हार्मोन्स की वजह से हुआ, क्या वो नर्व इंपल्स की वजह से हुआ? नर्व इंपल्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो कंडक्शन करवाया वो कैसा करवाया, फास्ट करवाया है। और ये पॉइंट टू पॉइंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने इस वाले हाथ को टच किया है तो यही वाला हाथ हटाऊंगा, ऐसे नहीं इधर वाले हाथ को ये कर रहा हूँ, इधर तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये क्या हुआ, जिस पॉइंट पे अपन ने टच किया है उसी वाले पॉइंट से क्या ना उसको रिमूव करना, तो इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब अगर अपन एग्जांपल समझते हैं किसका, एंडोक्राइन सिस्टम का। जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इनका जो सिग्नल है वो किस फॉर्म में जाता है, हार्मोन्स में। जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा ग्रोथ हार्मोन, सुना है? तो ग्रोथ हार्मोन ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस एक ही हैंड की ग्रोथ करवाया जा रहा है, वो पूरी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। तो इसमें क्या हुआ कि पॉइंट टू पॉइंट कंडक्शन नहीं है, इसमें ओवरऑल कंडक्शन होता है। क्योंकि इसमें तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि जिस पैर में कांटा लगेगा उसी वाले पैर से मैं निकाल लूंगा इसको। लेकिन ऐसा जो होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर हैंड वाला है तो हैंड वाले की ग्रोथ करवाया जा रहा है, वो ओवरऑल ग्रोथ करवाता है। समझ गए क्या? इसका जो एक्शन होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है एंड क्विक होता है, लेकिन इसका लॉन्ग लिव्ड रहता है एंड स्लो होता है। लॉन्ग लिव्ड का मतलब ऐसा आता है जैसे कि आपकी जो ग्रोथ होती है, ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चा पैदा हुआ और फुल ग्रोथ हो गई, नहीं, 20 से 22 साल तक धीरे धीरे स्लोली स्लोली होती रहती है, होती रहती है। फिर ऐसा कि जैसे 22 ईयर क्या अगर अपन मान लेते हैं, उसके बाद में स्टॉप हो जाती है ग्रोथ। ऐसा थोड़ी ना कि वापस से फिर कम हो गया है, वो ऐसा कैसे रहेगा ना। तो कैसा हो गया वो, जो ग्रोथ हुई है वो कैसा है, लॉन्ग लिव्ड है, लेकिन हुई कैसे थी, स्लोली स्लोली हुई थी। लेकिन इधर जो अपना रिफ्लेक्स था वो कैसा था, शॉर्ट टाइम में था। ऐसे थोड़ी ना कि कांटा लग गया 5 घंटे बाद में देखूंगा यार, अभी मूड ऑफ हो रखा है, अभी लगा रहने दो। और इसमें जो होता है आपका जो एक्शन होता है वो कैसा होता है, क्विक होता है, फास्ट होता है। समझ गया सुनील? अरे आंखें बंद करके क्या समझ रहा है? करो नोट। न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम में एक सेल्स पाई जाती है जिनको बोला जाता है न्यूरॉन्स। क्या बोला जाता है, न्यूरॉन। अब एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको बोला है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स।
तो जो अगला क्वेश्चन है वो यहीं से आ जाता है कि इसको हाईली स्पेशलाइज क्यों बोला है ना। हमारी बॉडी में इतनी सारी सेल्स है, इसमें डिवीजन एब्सेंट है, तो जिसमें भी डिवीजन एब्सेंट होता है उसको हाईली स्पेशलाइज बोलते नहीं बोलते। कुछ तो ये ऐसा स्पेशल काम कर रही होगी कि इसको अपन ने क्या बोला है, और ऐसा भी नहीं हल्की फुल्की भी नहीं, हाईली स्पेशलाइज। नॉर्मली भी बोल सकते थे कि स्पेशलाइज सेल होती है। क्या बोला है इसको, क्योंकि इसके पास में तीन खास बातें होती हैं। बता दो तुम कहो तो बता देता। इट कैन डिटेक्ट, इट कैन रिसीव एंड इट कैन ट्रांसमिट। किसको, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। न्यूरॉन्स के अलावा ये वाला काम हमारी बॉडी में कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए इसको क्या बोला, हाईली स्पेशलाइज्ड। इसलिए इसको क्या बोला है, हाईली स्पेशलाइज्ड। और इन तीनों प्रॉपर्टी को मिलाकर के ही बोल दिया जाता है इरिटेबिलिटी। क्या बोल दिया जाता है, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको पता होगा कि जो न्यूरॉन्स हैं उनमें क्या क्या कैपेसिटी होती है, डिटेक्ट कर सकती है और ट्रांसमिट कर सकती है। अगर आप इनको बार बार, जैसे कि आपको मैं कोई भी चीज बार बार बोलता जाऊं तो कई एक टाइम पे आपको क्या होने लगेगा कि इरिटेशन होने लगेगी। अब बोलते ना कि यार पका मत, इरिटेशन हो रही है। वैसे ही क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं अगर आप इनको बार बार सेम स्टिमुलस देते रहोगे तो ये भी क्या हो जाती है, इरिटेट हो जाती हैं। और इरिटेट होने की एबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन को ही क्या बोल दिया जाता है, इरिटेबिलिटी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, इरिटेबिलिटी बोल दिया जाता है। ऑप्शंस में आपको कहीं ना कहीं आप जब सॉल्व करते हो इधर उधर के मॉड्यूल्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, तो वहां पे आपको ये टर्म जरूर देखने को मिल जाएगी, है ना, ऑप्शन 4 में। ठीक है, उसमें ये आता है कि न्यूरॉन्स की क्या खास बात होती है। ठीक है, तो आपको ये तीन ऑप्शन भी मिलेंगे और ये चौथा ऑप्शन भी मिलेगा, तो आपको क्या बता देना है, फिर चौथा ही बता देना है, क्योंकि इसी में तो तीनों आ जाती है। अगर ये नहीं मिलता तो फिर ये तीनों बताने। समझ गए बात को, कि जो न्यूरॉन्स है वो क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। डिटेक्ट का मतलब समझ में आया, जैसे कि मैंने इसको टच किया, कर लू क्या, ये टच किया, तो सबसे पहले जो यहाँ के जो न्यूरॉन्स होंगे उन्होंने क्या किया होगा, इसको डिटेक्ट किया होगा। उसके बाद में देन उसको जो स्टिमुलस है उसको क्या किया होगा, रिसीव किया होगा, और देन उसको फर्दर ट्रांसमिट किया होगा। यही तो कैपेबिलिटी होती है किसकी, न्यूरॉन्स की। इसलिए न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। समझ गए बात को। अब कुछ एक न्यूरॉन्स की अपन बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें हाइड्रा की। तो हाइड्रा के अंदर न्यूरल सिस्टम मिलता है, क्या मिलता है, उसको बोला जाता है सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें केवल क्या मिलेंगे, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स ही मिलता है बस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट की, इंसेक्ट में बेटर ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम मिलता है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमंस की, तो इनमें मिलता है
वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। तो सबसे बढ़िया न्यूरल सिस्टम किसमें मिलेगा? ह्यूमंस में। सबसे पहले न्यूरल सिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? कौन से फाइलम से हुई? याद करो वो दिन, सिलेंट्रेटा से हुई थी। सिलेंट्रेटा का ही एग्जांपल कौन सा होता है? हाइड्रा होता है। हाइड्रा तो बचपन से सुनते आ रहे हो, ये हाइड्रा और अमीबा तो भूलते नहीं होंगे ना, कि कुछ भी पूछ लो 2 ऑप्शन तो हम बता ही देंगे। बता दोगे? ठीक है, तो ये नॉर्मल न्यूरल सिस्टम है, लिखना नहीं है अभी, रुक जाओ। अब हम बात करेंगे हमारे सिस्टम की। कौन सा सिस्टम? हमारा सिस्टम ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है CNS, एक होता है PNS। CNS का जो फुल फॉर्म है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो CNS है इसमें 2 ऑर्गन्स आ जाते हैं। कौन से? एक तो ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। और PNS में आ जाती है क्या? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ये जो CNS पार्ट होता है इसको बोला जाता है मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। और PNS को बोला जाता है कनेक्शन बिटवीन CNS एंड रेस्ट बॉडी। तो देखो CNS में तो क्या होता है, जो भी एक्टिविटी आप करते हो उनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किया जाता है। और जो PNS होता है वो किस किस के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है? इस CNS के बीच में और बाकी की बॉडी के बीच में। यहाँ पे आपको 2 टर्म दिखाई दे रही है, एक होता है क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल नर्व। जो आपके ब्रेन वाले पार्ट से निकलती है उनको क्या बोला जाता है? क्रेनियल नर्व्स। और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड वाले पार्ट से निकलते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पाइनल नर्व। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या कि ये जो क्रेनियल नर्व्स है और जो स्पाइनल नर्व है इनका जो क्लासिफिकेशन वो किसके बेसिस पर है? कि इनका ओरिजिन कहां से हो रहा है, या फिर मैं बोल दूं कि ये लोकेशन पर बेस्ड होती है ना। अगर ब्रेन से निकली तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से निकली तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। समझ गए बात को? अब हम थोड़े से क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे जो कि किसके होंगे? PNS के, क्योंकि उनका कोई भी क्लासिफिकेशन आगे फर्दर है नहीं है। आगे हमको बस क्या करना है? ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं किसका क्लासिफिकेशन? PNS का। तो एक क्लासिफिकेशन तो किसके बेसिस पर हो गया है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नर्व फाइबर्स। एक को बोला जाता है सेंसरी या फिर एफेरेंट, और दूसरे होते हैं कौन से? मोटर या फिर इफेरेंट।
अब देखो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसका है, पीएनएस का है। किसका है, पीएनएस का है। और पीएनएस किस किस के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है या फिर कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है, सीएनएस और रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो देखो अगर आपको कोई भी रिसेप्टर से, किससे, कोई भी रिसेप्टर से कहां पे सिग्नल भेजना है, सीएनएस के पास में, तो कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफेरेंट न्यूरॉन लेके जाएंगे। इन्हीं को बोल दिया जाता है सेंसरी नर्व फाइबर या फिर एफेरेंट नर्व फाइबर। एफेरेंट आने वाला, इफेरेंट जाने वाला। किसके पास में आने वाला, इसके पास में आने वाला, इसके पास से जाने वाला इफेरेंट होता है। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो कहां से लेके जाएंगे, सीएनएस से कहां पर, ऑर्गन तक, या फिर कोई भी रिसेप्टर हो सकता है। उसको क्या बोल दिया अपन ने, मोटर न्यूरॉन या फिर इफेरेंट न्यूरॉन। अब अगर अपन बात करते हैं किसकी, कि रिसेप्टर कौन से हो सकते हैं, तो एक तो हमारी जो भी मसल्स होती है वो सब किसका काम करती है, रिसेप्टर का काम करती है। कौन कौन सी मसल होती है, स्केलेटल मसल, दूसरी विसरल मसल, और कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और ग्लैंड्स। अब आप देखोगे कि मैंने स्मूथ मसल को और विसरल मसल को अलग अलग लिखा है, अलग अलग लिखा है ना, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? अरे ऐसा मत सोचो कि सर आपने लिख दिया तो डिफरेंस होगा तभी तो लिखा है, इतने पागल आप थोड़ी ना हो। चलो हम हमको मानते हैं कि हम तो पागल है, आप थोड़ी। तो ये मैंने विसरल मसल को, या फिर मैं और स्पेसिफाई कर देता हूँ तब थोड़ा तुम्हें ठीक लग जाए, विसरल ऑर्गन लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब डिफरेंट हो गए। ठीक है, एक्चुअली रीजन क्या है कि एनसीईआरटी ने इसके लिए अलग से एक सिस्टम को दिया हुआ है जिसको बोला जाता है विसरल नर्वस सिस्टम। है वो पार्ट किसका ही, पीएनएस का ही, लेकिन अलग से एक दो लाइन दे दी है। अब दे दी है तो अपन को पढ़नी पड़ेगी, और पढ़नी पड़ेगी तो मेरे को भी अलग से ही बताना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है तो करने का तो करने का। ठीक है, अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ध्यान से सुन लेना, एक ही बार बताऊंगा। ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इनको भी आगे अपन फर्दर क्लासिफाई करेंगे, अब कर देते हैं। अब ये याद रखना कि जो मोटर न्यूरॉन्स है उनका काम क्या होता है, सीएनएस से लेकर के जाना है कहां पे, सिग्नल को रिसेप्टर के पास में। ठीक है, अब इसमें कौन सा सिस्टम हो सकता है, एक तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई है कि ये वाला नर्वस सिस्टम चाहे वो वाला नर्वस सिस्टम, काम कौन सा वाला करेगा कि सीएनएस से किसी न किसी रिसेप्टर के पास में इनकी इंपल्स लेके जानी है। और हमारे पास में रिसेप्टर कौन से हैं, ये 5 है। कौन से हैं, 5 है। तो अब देखते हैं कि 5 में से कौन से वाला इसके अंदर आएगा, कौन सा वाला उसके अंदर आएगा। तो सोमेटिक का मतलब क्या हुआ, सोमेटिक का मतलब आपकी बॉडी, और आपकी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो कौन बना रहा है, स्केलेटल। तो कौन सी मसल इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें, स्केलेटल मसल। तो अगर सीएनएस से कौन सी मसल के पास में, स्केलेटल मसल के पास में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है तो उसको कौन लेके जाएगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम लेके जाएगा। बाकी का जो रिमेनिंग है वो किसके साथ में जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ में। तो ये सीएनएस से कहां पे लेके जाएगा, रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर कौन से हो सकते हैं, क्या ये कार्डियक मसल हो सकती है, हो सकती है। क्या ये स्मूथ मसल हो सकती है, हो सकती है। क्या ये ग्लैंड्स हो सकती है, हो सकती है। अब देखो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है
इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। सब आपने सुन रखे हैं, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ जो अलग है। अभी मैं बोलूंगा, आपको पता है ये कौन कौन से होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक कौन सा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कब काम करेगा? जब आपकी कंडीशन कैसी हो जाएगी? अरे कौन सी कंडीशन में काम करेगा ये? इमरजेंसी। अब जब आपके साथ में कोई ऐसा अर्जेंसी वाला वर्क आ जाता है, इमरजेंसी वाला वर्क आ जाता है, तो आपकी जो एनर्जी है वो स्टोर रहती है कि यूटिलाइज होती है। जैसे कि आपके पीछे शेर पड़ गया, तो उसके साथ में खेलोगे तो नहीं, भागोगे ना। अब भागोगे तो एनर्जी जो है वो स्टोर रहेगी कि यूटिलाइज होगी? यूटिलाइज होगी। तो ये वाला सिस्टम क्या करवाता है? एनर्जी को यूटिलाइज करवाता है। अभी आप बैठे हो, आपको कोई डर है किसी चीज का? कोई डर ही नहीं, आप आपस में बात करने लग जाते हो। अगर मेरा इतना ही डर होता तो बात भी नहीं कर पाते, है ना। हंसते खेलते रहते हो, है ना, तो डर नहीं है। इसका मतलब अभी क्या हो, नॉर्मल कंडीशन में हो। तो अभी कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? पर अभी जैसे मैं पूछने लग जाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा ये सिस्टम भी काम करने लग जाता है, जो कि पढ़ के नहीं आते उनके लिए। अब आप नॉर्मल बैठे हुए हो तो आपकी कोई एनर्जी यूटिलाइज हो रही है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड है। समझ गए बात को? क्या समझे? देखो जो सीएनएस है उसको अपन ने आगे डिवाइड नहीं किया है, पीएनएस को डिवाइड किया है। सबसे पहले तो क्या हो गया है, क्रेनियल नर्व होती है और स्पाइनल नर्व होती है। वो किसके बेसिस पे हो गया है कि वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, कुछ लोकेशन से आ रही है। फिर अपन ने उसको और डिवाइड किया था किसके बेसिस पर, नर्व फाइबर के बेसिस पर, कि नर्व फाइबर इंपल्स को लेकर के आ रहे हैं कि लेकर के जा रहे हैं। अगर लेकर के आ रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, सेंसरी या फिर अफेरेंट। और अगर लेकर के जा रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, मोटर या फिर इफेरेंट। अगर सीएनएस से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस के पास में, तो वो मोटर न्यूरॉन होते हैं या फिर इफेरेंट नर्व फाइबर होते हैं। ठीक है। अब ये जो मोटर वाले होते हैं उनको भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और जो सोमेटिक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर सीएनएस से इंफॉर्मेशन कहां पे जा रही है, स्केलेटल सिस्टम के पास में जा रही है, तो सोमेटिक लेके जाएगा। और रिमेनिंग रिसेप्टर है तो ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक में भी दो कंडीशन काम करती है, एक नॉर्मल कंडीशन और एक इमरजेंसी कंडीशन। एक सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। अब एक सिस्टम जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो होता है विसरल नर्वस सिस्टम। ये कौन सा है? सीएनएस है। सीएनएस से कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी किसके पास में, विसरल ऑर्गन के पास में। यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी किसके पास में, सीएनएस के पास में। और ये सिस्टम क्या होता है, विसरल नर्वस सिस्टम। करिए। हाँ, इरिटेबिलिटी कैपेसिटी होती है ना। कई बार पता है इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो डिटेक्ट करने की जो पावर होती है उसको बोला जाता है सेंसिटिविटी। उसके लिए स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए क्या है, वो सेंसिटिव है। और रिसीव करने को बोला जाता है एक्साइटेबिलिटी। ट्रांसमिट को कंडक्टिविटी। सेकंड पीरियड ऑफ बायो का लास्ट में लगेगा, लास्ट में नहीं अभी होगा शायद।
लास्ट में